हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के विषय में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी कि रीट सामाजिक अध्ययन, और इसकी अपनी चल रही है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 को अपने देख रहे हैं, जिसका जो सिलेबस है वो है भारत का भूगोल और उसके संसाधन। तो यहाँ देखिएगा 8वीं यूनिट, ये अपनी 8वीं यूनिट है। 8वीं यूनिट के अंदर अपने भू आकृतिक प्रदेश को पढ़ चुके हैं, जलवायु को पढ़ चुके हैं, आज अपने प्राकृतिक वनस्पति को देखने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपके पीछे की 7 यूनिट यानी 1 से 7 यूनिट तक का सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पे अभी आए हो और आपने पिछले क्लासेस का सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर के आप सिलेबस को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं कि साइकोलॉजी की क्लासेस भी अपने चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति को। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो है प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं वो कौन कौन से प्रकार की हैं। देखिएगा, भारत एक बहुत ही बड़ा और विशाल देश है, इसलिए यहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सभी जगह का तापमान अलग अलग है, तापमान में भिन्नता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्षा भी सभी जगह एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी भी सभी जगह एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा जो हमारा देखिएगा धरातल है, जो हमारा धरातल है, तो धरातल की प्रकृति है वो भी एक जैसी नहीं है, उसमें भी भिन्नता है। इसके अलावा पवनें भी अलग अलग चलती हैं, पवनों में भी भिन्नता है, और सूर्य का प्रकाश है वो भी सभी जगह एक जैसा नहीं मिलता। तो इतने सारी जो है भिन्नताएं हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जो है पूरे भारत में एक जैसी वनस्पति नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आज हम इस क्लास में यही देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी वनस्पति के प्रकार हैं, किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसको अलग अलग हिसाब से बांटा है। हम एक सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वनों की बात कर रहे हैं? अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात कर रहे हैं। ये कौन से वन होते हैं? ये ऐसे वन होते हैं जहां पर औसतन जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। हमने क्या कहा? औसतन वर्षा जहां पर जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, और जो तापमान है लगभग 25 से 28 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है तापमान? जहां पर टेम्परेचर जो है 25 से 28 डिग्री के आसपास होगा, और जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। यहाँ वर्षा आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं दोस्तों, इनकी ऊंचाई काफ़ी होती है। कई बार तो ये 40 मीटर से 60 मीटर तक जो है इनकी ऊंचाई हो जाती है दोस्तों, ये बहुत ऊंचे होते हैं। सामान्य ऊंचाई की बात करें तो 30 से 45 मीटर तक इनकी होती है, लेकिन बहुत बार ये 60 मीटर तक भी आप इसकी ऊंचाई को देख सकते हैं। आगे अपने बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो एक तो देखिएगा ये आपको मिलते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। और मुख्यतः देखिएगा उत्तरी पूर्व भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर ये आपको मुख्यतः देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी बात की हमने? एक तो देखिएगा ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मिलेंगे। तो देखिएगा ये सबसे ज्यादा जहां वर्षा होती है वहीं पर आते हैं। ये हमारा पश्चिमी घाट था, इस पश्चिमी घाट का ये वाला जो ढाल हो गया वहां पर ये जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया दोस्तों। उत्तरी पूर्वी भारत में आप ले सकते हैं बंगाल को, असम को, मेघालय को, तराई प्रदेश। ये जो प्रदेश रह गए वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करते हैं इनमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा रबर, मोहगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, आर्किड जैसे वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये जो वृक्ष हैं इनमें इस प्रकार के वृक्ष जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ताड़ भी होता है, कई बार आपको बांस भी मिल जाएगा दोस्तों। और ये वृक्ष बहुत ज्यादा घने होते हैं और अलग अलग ऊंचाई वाले होते हैं। इनके अगर सिरों की बात करें तो ये छतरी नुमा होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? छतरी नुमा।
इसके अलावा देखिएगा इतनी ज़्यादा इनमें सघनता होती है, इसकी सबसे मुख्य विशेषता अपने इनकी सघनता को ही मानते हैं। इतने सघन होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी यहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच पाता है दोस्तों। इन वृक्षों का शोषण बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो इनकी जो लकड़ी है, इनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है दोस्तों। इनकी लकड़ी थोड़ी कठोर होती है और एक ही स्थान पर ये विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सघनता के कारण इनको काटने में भी थोड़ी असुविधा होती है और यहाँ पर देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों के अंदर इन वनों को हम क्या कहते हैं, शोला वन। यानी शोला वन कौन से वनों को कहा जाता है, इन्हीं प्रकार के वनों को अपने शोला वन के नाम से भी जानते हैं। विश्व के लगभग 90% से अधिक जैव द्रव्यमान यानी जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है दोस्तों। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, ऐसे वन होते हैं जो औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। 24-25 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर होता है। इनकी हाइट 40 से 60 मीटर तक हो सकती है। 30 से 45 बहुत सी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में जैसा आए उसी हिसाब से इसको देख लीजिएगा दोस्तों। क्षेत्र जो इसका रह गया, पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी ढाल हो गया, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इसमें वृक्ष जो है रबर है, मोगनी है, नारियल है, बांस है, सिनकोना है, आर्किड है। इसे देखिएगा शोला वन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शोला वन जो है किसको कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो बात आती है वो ये है कि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। पादप विविधता है वो इन वनों में अधिक पाई जाती है दोस्तों। आगे देखिएगा, उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अत्यधिक सघन मिलते हैं और इन वृक्षों की जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी हुआ करती है दोस्तों। आगे अपने बात करें तो ये जो वन है मानसूनी हवाओं की आने वाली दिशा की तरफ ढलानों पर अधिक पाए जाते हैं। ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात की थी। ये हमारा जो देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत रह गया। मानसूनी जो पवनें थी वो इस प्रकार से आ रही थी, ये हमारा पश्चिमी घाट था। तो इन मानसूनी हवाओं की आने वाली दिशा के ये जो ढलान रह गए, इन्हीं पर ये वन अधिक पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए दोस्तों। इन वृक्षों में अधिकतर किस्में कभी भी पत्तियां नहीं गिराती हैं, यानी पत्तियां इनकी कभी भी नहीं गिरती हैं। इनमें पाए जाने वाले अधिकतर वृक्षों की पत्तियां अधिकतर नहीं गिरती हैं, इसीलिए इन्हें हम सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं दूसरे प्रकार के विषय में, जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ी या फिर मानसून वन। अब ये वन कौन से होते हैं, इनके लिए आवश्यक जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और टेम्परेचर जो है वो 25 से 28 डिग्री आवश्यक होता है दोस्तों। कितना आवश्यक होता है, 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 30 से 45 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो जाती है। अधिकतर इनकी 30 से 45 मीटर की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। अब इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसके 4 मुख्य क्षेत्र मान के चलते हैं दोस्तों। अपने 4 मुख्य क्षेत्र मान करके चलते हैं। एक तो इसमें आता है दोस्तों, देखिएगा उत्तरी जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है उसके निचली घाटी या निचले वाले प्रदेश आ जाते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के अंदर भी ये होते हैं, पूर्वी घाट में भी ये होते हैं। और इसके अलावा देखिएगा पश्चिमी घाट का जो अपना पवनपुरी क्षेत्र रह गया, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ इसको देख लेते हैं, गंगा के मध्य भागों में और निचली घाटी में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में और पश्चिमी घाट का जो हमारा पूर्वी ढाल रह गया, वहाँ पर ये वन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इन वनों के अंदर वृक्ष जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिएगा साल होता है, सागवान होता है, शीशम होता है, टीक होता है, चंदन होता है, आम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा रोजवुड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। एक और नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं, एबोनी। तो यहाँ प्रश्न आपसे कौन सा बनता है, कोई वृक्ष देख करके भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिएगा, इनसे जो लकड़ी मिलती है वो इमारती लकड़ी होती है, कठोर नहीं होती है। नंबर 1 बात कि ये जो यहाँ से लकड़ी मिलती है वो कठोर नहीं होती है, उसे आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी होता है। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। इनसे जो देखिएगा रेलवे के
स्लीपर हैं, जलियान हैं, फर्नीचर हैं, वो बनते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सिंह है, जिराफ है, बाइसन है, ऐसे जो जानवर हैं वो पर्णपाती वनों में मिलते हैं दोस्तों। पर्णपाती क्योंकि ये पतझड़ी वन होते हैं। दूसरी बात, हम इन्हें पतझड़ी क्यों कहते हैं? पतझड़ी हम इसे कहते हैं, जब भी देखिएगा शुष्क काल आता है तो शुष्क काल आते ही ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों के विषय में। कौन से वनों के अंदर बात कर रहे हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की अपने बात करते हैं। तो आवश्यक औसत वर्षा जो इनके लिए होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए दोस्तों, और तापमान जो है 25 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं दोस्तों। इनकी ऊंचाई जो है 6 से 9 मीटर तक ही होती हैं। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। देखिएगा ये वृक्ष कौन से हो गए? ये शुष्क वृक्ष हैं, शुष्क वन हैं। शुष्क वन है तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। इनकी देखिएगा ज़मीन में पानी थोड़ा नीचे होता है, इसलिए इनकी जो जड़ें हैं वो लंबी होती हैं दोस्तों। ये कहाँ पाए जाएंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ पर वर्षा कम होगी, जहाँ पर वर्षा कम होगी वहीं पर ये जो वन है वो पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें मुख्यतः देखिएगा कौन सा भाग आ गया? दक्षिणी पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, और इसमें आ गया राजस्थान। राजस्थान में भी कौन सा? पूर्वी राजस्थान अपने लेंगे। दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया, दक्षिणी प्रायद्वीपीय शुष्क प्रदेश आ गया। ये सारे के सारे वन जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। ये सारे वन यहीं इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं। दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय शुष्क प्रदेश जो है वहां पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना है कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। शुष्क आते ही आप देखिएगा मरुस्थलीय को दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि वहां पर 50 से कम वर्षा होती है, इसलिए हम उनको देखिए मरुस्थलीय वन की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। विशेषता 50 से कम होती है मरुस्थल के अंदर, इसलिए हम उनको मरुस्थलीय वनों की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ हम 50 सेंटीमीटर से ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन आते ये कौन से वनों में है? ये शुष्क वनों की श्रेणी में ही आते हैं दोस्तों। इसमें वृक्ष कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें वृक्ष हो सकता है बरगद, किक्कर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील और खेजड़ा भी इसमें हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए ये थोड़े जो है इनकी ऊंचाई वो कम पाई जाती है दोस्तों। आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इनका जो महत्व है वो स्थानीय महत्व ही होता है दोस्तों। इनका जो महत्व है वो मुख्यतः स्थानीय महत्व ही देखने को मिलता है। इनको साफ करके कृषि कार्य के लिए भी उपयोग में लिया जा रहा है, जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं रह जाती। इसके बाद में हम बात करते हैं मरुस्थलीय वन की। मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाएंगे? वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर क्या होगा? मरुस्थल होगा। मरुस्थल का लेना देना वर्षा से होता है। तो जहाँ वर्षा कम होती है, यानी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री। अगर वर्षा कम है तो तापमान देखिएगा बढ़ता चला जाएगा, ये आप याद रखिएगा। वर्षा कम हो रही है वैसे ही तापमान क्या हो रहा है? बढ़ता ही तो जा रहा है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ये वृक्ष किस प्रकार के होंगे? तो देखिएगा इनमें पत्तियां कम होती हैं। इनमें पत्तियों की मात्रा क्या होगी? आपको बहुत ही कम मिलेगी। और अगर होंगी तो भी कैसी होंगी? छोटी होंगी, बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होंगी। इसके अलावा ये कैसी होंगी? ये कांटेदार होती हैं दोस्तों। कांटेदार पत्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, इन वृक्षों की जड़ें जो होंगी वो कैसी होगी? वो जड़ें होंगी लंबी। जड़ें लंबी होगी क्योंकि पानी नीचे होता है, और साथ ही साथ जड़ें पतली नहीं होती, जड़ें लंबी होंगी। और जड़ें क्या होंगी? मोटी जड़ें यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, इनकी होती हैं। बबूल यहाँ का एक मुख्य वृक्ष होता है। क्षेत्र की बात करें तो ये कौन से रह गए? पंजाब, पश्चिमी राजस्थान रह गया। विशेषतः यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे, गुजरात, लेह, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ का वृष्टि छाया प्रदेश, यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है दोस्तों। बबूल यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा नागफनी है, रामबांस है, खेजड़ा, खेर, खजूर है, ये वृक्ष यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगला जो आता है वो ज्वारीय वन या फिर डेल्टाई वन, या इनको मैंग्रोव वन कहते हैं, दलदली वन भी हम इनको कहते हैं दोस्तों। ये वन देखिएगा कौन से होंगे? ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर ज्वार आता है, जहां पर डेल्टा पाए जाते हैं, इन्हें मैंग्रोव भी कहते हैं। दलदली क्षेत्र होगा वहां पर ये होता है। सबसे पहली बात तो
कि हम डेल्टा किसको कहते हैं ये अपने पढ़ चुके हैं। नदियां जब देखिएगा मुहाने पर आती हैं और मुहाने पर जाने के बाद में ढाल कम हो गया तो जल क्षेत्र इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं में बंट गया, तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पानी का बहाव कम होता है इसलिए दलदल बन जाता है, तो इसे अपने दलदली क्षेत्र के अंदर जो है ये वन पाए जाते हैं। इन्हें अपने मैंग्रोव वन भी कहते हैं। कच्छ की वनस्पति ही होती है ये, इसे मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। ये वन कहाँ होंगे? नदी के डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं। खारे पानी के कारण बने दलदल में ये पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में ऐसे वन कहाँ हैं? गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में, यानी जहाँ जहाँ पर डेल्टा है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। इनमें जल कैसे आएगा? इन्हें अपने ज्वारीय इसलिए कहते हैं कि ज्वार भाटे के समय जो समुद्र का अग्रसित जो जल होता है वो वृक्षों की जड़ों की सिंचाई करता है, उसमें पानी आता है, इसलिए ये वन जो है ज्वारीय वन भी अपने इनको कहते हैं। हमेशा यहाँ पर कीचड़ और दलदल ही रहता है दोस्तों। इसमें सुंदरी वृक्ष जो है वो मुख्यतः होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के अंदर सुंदरी वृक्ष सबसे ज्यादा होता है। सुंदरी वृक्ष की प्रधानता के कारण ही हम इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली रीट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? आगे अपने बात करें कि इसमें कौन कौन से वन है, तो बांस है, नारियल है, ताड़ है। इसके जो यहाँ पर वृक्ष हैं वो आपको काफी ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा इसमें जो वृक्ष आते हैं नाम ही आपने इनके सुने होंगे, देखे तो शायद ही होंगे। हीरो टेरिया नामक वृक्ष यहाँ पर होता है। रिजोफेरा वृक्ष यहाँ पर होता है। इसके अलावा सोनेरिटा जैसे वृक्ष जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो काफी ज्यादा मुलायम होती है दोस्तों। ये समुद्र के कटाव को रोकते हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समुद्र के कटाव को रोकते हैं। इनकी लकड़ियां जो है जल में भी सड़ती नहीं है। ये भी उच्च जैव विविधता युक्त सदाहरित वन माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपनी बात करते हैं पर्वतीय वनों की। पर्वतीय वन कहाँ होंगे? जहाँ पर्वत होंगे। पर्वतीय वन कहाँ होंगे? जहाँ पर पर्वत होंगे दोस्तों। इन्हें शोलास वन भी अपने कहते हैं दोस्तों। ये कौन से होते हैं? इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी या फिर हिमालयी वन, और दूसरे हैं दक्षिणी या प्रायद्वीपीय वन। देखो हमने क्या कहा, ये कौन से होंगे? वन हैं, लेकिन कौन से? पर्वत में दो, एक तो आ गया हमारा हिमालय पर्वत आ गया, दूसरा हमारा दक्षिणी पठार में पाए जाने वाले जो पर्वत रह गए। उन क्षेत्रों के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। पूर्वी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय से अधिक वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय से ज्यादा वर्षा होती है। इधर असम मेघालय की तरफ वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक सघन वन पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर अधिक सघन वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन, इन्हें अपने कुछ भागों में बांटे तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो 1800 मीटर की ऊंचाई तक होंगे। इसमें रोजवुड व साल आता है। शीतोष्ण या कोणधारी वन ये 1800 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक आता है, मध्य हिमालय में होता है। इसमें देवदार है, मैपिल है, वर्च है और सिल्वर और स्प्रूस आदि पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति की बात करें तो इसमें 3500 से 4800 मीटर तक की ऊंचाई तक ये वन मिलते हैं। इसमें खाली काई और लीचेन ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा तो नहीं होती है। तो ये कुछ एक सामान्य वर्गीकरण था जो कुछ विद्वानों के द्वारा बांटा गया है। एक दो यहाँ पर आपको कॉमन चीजें भी मिलती हैं, एक दो वृक्ष कॉमन भी होते हैं। तो एक वृक्ष ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के वृक्ष होंगे, वहां पर दूसरे अगर कोई स्थान है तो वो वाली वनस्पति के वन भी आपको मिलते ही हैं। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, एक तो जैसे इसको शोलास वन कहते हैं तो वो याद रखिएगा। इसके अलावा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे अपनी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है प्रशासनिक वर्गीकरण। जो हमारे वन है उनका प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है दोस्तों। देखिएगा भारत सरकार का वन विभाग ही क्या करता है, भारत सरकार का वन विभाग ही क्या करता है, वनों की देखरेख करता है। और व्यवस्था, नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। आधार क्या है? देखिएगा बांटने के जो आधार हैं वो हमारे पास में है। एक तो कि इनकी व्यवस्था कौन करेगा, दूसरा कि इन पे नियंत्रण किसका होगा और इसकी सुरक्षा कौन करेगा।
यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहला वन था वो था सुरक्षित वन। सुरक्षित वन कौन से होते हैं? ये सर्वाधिक महत्व वाले वन हुआ करते हैं। इनमें लकड़ी काटना और पशु चराना बिल्कुल वर्जित होता है। इनमें आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, पशु नहीं चरा सकते हैं, बिल्कुल वर्जित होता है। और इन वनों का क्षेत्रफल जो है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है दोस्तों। इतने क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। और देखिएगा ये काम क्या आते हैं? ये बाढ़ की रोकथाम करते हैं, भूमि को कटाव से बचाते हैं और मरुस्थल के प्रसार को रोकने में ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सुरक्षित वन इनको कहते हैं। आपसे पूछा जो जाने वाला है वो यही है कि ये कौन से होते हैं? पहचान। इनमें लकड़ी काटना और पशु चराना बिल्कुल वर्जित होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संरक्षित वन की बात करें, संरक्षित वन कौन से होंगे? इन वनों से जो है वो लाइसेंस लेकर ही व्यक्ति लकड़ी काट सकते हैं और पशुओं को चरा सकते हैं। दोस्तों क्या कहा हमने कि इन वनों से लकड़ी काटी जा सकती है, लेकिन क्या होगा? सरकार से हमें लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ तक फैले हैं। फिर आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत कौन से हो गए? इनमें देखिएगा लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इनके उपयोग करने वाले को टैक्स देना होता है। दोस्तों ये बात हमें विशेषतः याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात हमने क्या की थी? सुरक्षित वन। सुरक्षित वन में लकड़ी काटना और ये सारी चीजें क्या हो गई? वर्जित हो गई। दूसरा हमने क्या देखा था? हमने देखा था संरक्षित। संरक्षित में कौन सा होगा? काट तो सकते हैं लेकिन लाइसेंस लेकर के काट सकते हैं। अवर्गीकृत कौन सा हो गया? अवर्गीकृत वो हो गया जिसके अंदर कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन काटने पर क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। दोस्तों काटने पर इनको क्या देना होता है? टैक्स देना होता है दोस्तों। और ये वन जो है वो प्राय क्या होते हैं? ठेके पर दे दिए जाते हैं। इनका जो विस्तार है 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। ये कहाँ तक है? ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में थे, ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर में थे और ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में थे। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा रह गया? सबसे ज्यादा सुरक्षित वन रह गया। यहाँ से यही प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आगे अपने बात करते हैं नवीनतम वर्गीकरण। अब जो पहले वाला वर्गीकरण था उसके आधार पर नहीं बल्कि नवीनतम वर्गीकरण को प्रयोग किया जाता है। बाकी एग्जामिनर पर है वो आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले आता है राजकीय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय वन। राजकीय वन कौन से होंगे? एक तो सबसे पहली बात कि ये वन जो है वो सबसे ज्यादा भाग पर आ गए, क्योंकि 95% यानी 95% भाग पर कौन से वन है? इन्हीं वनों को श्रेणी में रखा जाता है। इनका जो देखिएगा नियंत्रण है, इनका नियंत्रण, देख रेख, विकास, सुरक्षा पूर्णतः किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। एक प्रकार से आप इनको सरकारी वन मान करके चलते हैं, क्योंकि ये जो वन है वन भारत में घट रहे हैं, तो घटते वनों को ध्यान में रखते हुए अधिकतर वनों को इसी श्रेणी में रख दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सामुदायिक वन, यानी जिसके ऊपर समुदाय का अधिकार होता है। इनका नियंत्रण और देखरेख, विकास और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो या तो स्थानीय नगर निगम या परिषद या पालिका या जिला परिषद आदि की हुआ करती है। तो ऐसे वन जो है वो सामुदायिक वनों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा ये लगभग 3% वन जो है वो इसी में आते हैं। यहाँ कितने हो गए? 95%। यहाँ कितने हो गए? 3% हो गए। इसके बाद में हम बात करें व्यक्तिगत वन। व्यक्तिगत वन कौन से हो गए कि भारत में वनों का जितना विस्तार हो सके उतना अच्छा है, इसलिए व्यक्तिगत स्वामित्व वाले वनों के विस्तार के लिए भी काफी योजनाएं बनाई गई हैं। ये भी इसी श्रेणी, इसी उद्देश्य को रखते हुए ये जो कैटेगरी है ये बनाए गए हैं। इसमें देखिएगा व्यक्तिगत अधिकार वाले वन आते हैं जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। दोस्तों इसमें लगभग 2% वन आते हैं। इसमें कितने आगे? 2%। तो कौन कौन से वनों की हमने बात की थी? हमने बात की थी नंबर 1 तो था हमारा राजकीय वन, और नंबर 2 था हमारा सामुदायिक वन, और नंबर 3 था हमारा व्यक्तिगत वन। अब इनमें जो था ये सबसे ज्यादा यानी 95% पे कौन से रह गए? यही रह गए। ये कितने पे रहे? फिर ये 3% पे और ये 2% पे ये वन पाए जाते हैं। अब आप इनका देख सकते हो, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो कौन सा हो गया? यही हो गया। और ये कौन से थे राजकीय वन? ये सरकारी, लगभग सारे सरकार ने इसी में डाल दिए हैं, क्योंकि वन देखिए घट रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी में डाल दिए हैं। बाकी बच्चे खुचे का जो अधिकार है वो इनको दे दिया गया है। दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं वनों से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार के लाभ हमें वनों से देखने को मिलते हैं।
एक तो हमारे पास में आता है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरे आगे अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ की बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रत्यक्ष लाभ कैसे कैसे मिल सकते हैं, जो डायरेक्ट हमें चीजें मिलती हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकता है देखिएगा। एक तो कृषि के जो उपकरण है वो कहाँ से मिलते हैं, कृषि के उपकरण इसी से मिलते हैं। इसके अलावा देखिएगा लकड़ी, जो लकड़ी है चाहे वो जलाने की हो चाहे इमारती लकड़ी हो, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा पशुओं के लिए हमें क्या मिलता है, चारा कहाँ से मिलता है, चारा वनों से ही प्राप्त होता है दोस्तों, चारा मिलता है। चारे के अलावा देखिएगा हमें क्या मिलता है, ईंधन, चारे के अलावा हमें ईंधन मिलता है। इसके अलावा देखिएगा कागज मिल जाएगा आपको, कागज के लिए क्या चाहिए, वन ही तो चाहिए ना। खेल के सामान हो गए, या हम इसको विभिन्न प्रकार के सामान मान लेते हैं, चाहे वो खेल के हो रंग के हो, है ना। और इसके अलावा देखिएगा सबसे बड़ी बात, इससे क्या मिलता है, रोजगार भी तो मिलता है ना। इससे क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। रोजगार देने को देखिए व्यवसाय मिलते हैं, जैसे लकड़ी काटने वाले हो गए, लकड़ी चीरने वाले हो गए, गाड़ियां ढोने वाले हो गए, रस्सी बनाने वाले हो गए, इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा देखिएगा कास्ट कोयला, कास्ट कोयला जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो यहीं से मिलता है, इसलिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा और हम क्या कह सकते हैं, हमें जो इससे मिलता है वो मिलती है औषधि, औषधि वनों से प्राप्त होती है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा बहुत सारी सामग्रियां हैं, इससे सरकार को आय होती है, सरकार को आय भी इसी से प्राप्त होती है, ये भी सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत माना जाता है दोस्तों। प्रत्यक्ष लाभ के अंदर हम इन लाभों को देख सकते हैं। आगे अपने अगर बात करें अप्रत्यक्ष लाभ को, ये तो वो चीजें होंगी जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलती हैं और हमें इनको काम में लेना होता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे जरूरी है ये किसके लिए, जलवायु के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये जलवायु को कैसा बनाए रखता है, सम बनाए रखने के लिए और नम बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा वर्षा के अंदर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जानते हैं कि अगर पेड़ नहीं है तो वर्षा नहीं होती दोस्तों। इसके अलावा ये अप्रत्यक्ष लाभ हैं, ये सीधे हमें दिखाई नहीं देते थे, हम सीधे वनों से जलवायु प्राप्त नहीं करते, ये एक लंबे समय में ये प्रक्रिया हमारी घटित होती है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा तीसरे रूप में हम देख सकते हैं कि आंधी हो गई या तूफान हो गई या जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनकी जो प्रचंडता है ये उसको क्या करता है, कम करता है, प्रचंडता को कम करता है, इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। और ये भूमि के लिए भी है, वन्य जीवों के लिए भी ये आवश्यक है। वन्य जीवों का आश्रय स्थल ही कौन सा रह गया, यही रह गया, अगर ये नहीं है तो वन्य जीव होते ही नहीं है दोस्तों। इसी के अलावा देखिएगा ये सौंदर्य का प्रतीक भी हो गया, और ये देखिएगा पर्यटन के क्षेत्र भी हो गए, यहाँ पर पर्यटन भी होता है दोस्तों। तो इसके अलावा देखिए हम ये कहें वायुमंडल या पर्यावरण के लिए भी ये काफी ज्यादा उपयोगी होता है। ग्रीन हाउस के प्रभाव को भी ये कम करता है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव को भी ये क्या करता है, कम करता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो हैं बहुत सारे लाभ हमें वनों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं कि देखिएगा वनों की मुख्य उपजें कौन सी होती हैं। वनों की जो मुख्य उपज है, आर्थिक दृष्टि से वन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वनों से प्राप्त उपज को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। दो भाग कौन कौन से हैं, मुख्य उपज है और गौण उपज है। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी मुख्य उपज है और कौन सी गौण उपज है, यही सबसे पहले आपको याद रखना होता है दोस्तों। वनों की उपजों के अंदर एक तो मुख्य उपज आती है। मुख्य उपज में कौन कौन सी हो सकती हैं, हिमालय प्रदेश की लकड़ियों को पढ़ेंगे अपने, फिर उसके बाद में मानसूनी वनों की लकड़ियों को पढ़ेंगे, शुष्क वनों की लकड़ियों को पढ़ेंगे। मुख्य उपजों को हम तीन रूप में देखते हैं, हिमालय की, मानसूनी वनों की और शुष्क वनों की लकड़ियां। इसके अलावा देखिएगा गौण उपज हैं, उनको भी हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से मिलने वाली लकड़ियों के विषय में। तो इसमें सबसे पहले आता है देवदार। देवदार के अलावा देखिएगा इसमें होता है चीड़ और इसके अलावा होता है श्वेत सनोवर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये याद रखिएगा, ये तीनों ही वन कैसे वन है, ये तीनों ही सदाबहार हैं।
ये तीनों सदाबहार और नुकीली पत्ती वाले। कौन से हैं? ये तीनों ही नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन हैं दोस्तों, तीनों ही पाए जाते हैं। सबसे पहले देखें ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर ये मिलते हैं, तो ये देखिएगा ये 2500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ये कहाँ तक मिलेंगे? 2500 मीटर की ऊंचाई तक आपको मिल जाएंगे। चीड़ की बात करें, ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक आपको मिलते हैं। इसके अलावा देखिएगा श्वेत सनोबर की बात करें तो ये 2000 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ये जो है हिमालय प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। देवदार वृक्षों की अगर बात करें तो इनकी ऊंचाई ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 30 मीटर तक होती है दोस्तों। ये पहाड़ी हैं, ये देखिएगा हिमालय की लकड़ियों की बात कर रहे हैं, हिमालय में ही ये वन होते हैं, वहीं पर हमें मिलते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो गया कश्मीर, फिर देखिएगा पंजाब की जो पहाड़ियाँ रहेगी वो इसी में आते हैं। इसके अलावा गढ़वाल का जो क्षेत्र रह गया वहाँ पर ये वन जो है वो पाए जाते हैं दोस्तों। इनकी लकड़ी जो है वो कठोर होती है, पीली भूरी रंग की होती है, टिकाऊ होती है, मूल्यवान होती है दोस्तों। इसका जो महत्व है वो निर्माण कार्य में विशेषतः आता है, निर्माण कार्य के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये जो देखिएगा रेलवे के स्लीपर हैं, रेलवे के जो स्लीपर हैं वो इसी से बनते हैं दोस्तों। रेलवे के स्लीपर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पुल बनाने के अंदर भी ये काम में आते हैं दोस्तों, पुल बनाने के। इसके अलावा देखिएगा इनसे सुगंध आती है, इनसे सुगंध आती है, इसलिए इनसे सुगंधित इत्र या तेल भी बनाया जाता है दोस्तों। इनसे सुगंधित तेल निकाला जाता है क्योंकि इससे सुगंध आती है। चीड़ के वृक्षों की बात करें तो ये भी नुकीले और सदाबहार वन है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ हो गए दोस्तों? तो ये देखिएगा ये भी आपको मिलेंगे कश्मीर में, ये आपको मिलेंगे कश्मीर में। कश्मीर के अलावा ये आपको मिल जाएंगे पंजाब के अंदर, पंजाब के अलावा ये आपको यूपी में मिल जाएंगे। इसके अलावा यूके यानी कि उत्तराखंड में भी आपको ये मिल जाएंगे दोस्तों। इनकी जो हाइट है, इनकी जो हाइट है वो 18 से 30 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी, 18 से 30 मीटर। ये देखिएगा ये बहुत ही इसकी विशेषता जो है ये बहुत ही हल्का होता है, इसलिए हल्का होने के कारण ये पानी में तैर सकता है, ये पानी में तैरता है। इसलिए इसकी जो है पैकिंग की पेटियां हैं या फिर इसके लिए देखिएगा नाव जो बनती है वो नाव इसी से आप बना सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। इसके अलावा सस्ता फर्नीचर बनाने के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा पैकिंग के लिए भी, सामान बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये था कौन सा वृक्ष? चीड़ का वृक्ष। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर जो हिमालय की लकड़ियों में श्वेत सनोवर है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी नुकीले और देखिएगा नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन ही होते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको विशेषतः मिलेंगे पश्चिमी हिमालय के अंदर। ये कहाँ मिलेंगे आपको? विशेषतः पश्चिमी हिमालय के अंदर मिलते हैं। ये 50 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं दोस्तों। कितनी ऊंचाई तक होते हैं? इनकी ऊंचाई जो है वो 50 मीटर तक हो सकती है दोस्तों। इनकी भी जो लकड़ी है सफ़ेद होती है, नरम होती है, टिकाऊ होती है, लेकिन इनका जो उपयोग है वो कागज की जो लुगदी है उसको बनाने के लिए होता है। कागज की लुगदी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा माचिस यानी कि दिया सलाई जो है उसके लिए भी इसको काम में लिया जाता है। संदूक भी इससे बनाए जाते हैं, हल्के संदूक जो हैं वो बनाने के लिए भी ये काम में आते हैं। पैकिंग के तख्ते हैं, फर्श के तख्ते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये हिमालय की लकड़ियाँ थी। इसके बाद में हम मानसूनी वनों की लकड़ियों की बात करें तो एक तो आप हमारे पास में आता है साल। साल कौन से होते हैं? ये पतझड़ी वृक्ष हैं। ये कौन से वृक्ष हैं? ये पतझड़ी वृक्ष हैं दोस्तों। ये पतझड़ी वृक्ष हुआ करते हैं। हिमालय के जो नीचे की ढाल है उसमें तराई प्रदेश के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएंगे, तराई प्रदेश में आपको मिलते हैं। इसमें विशेषतः उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? एमपी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये झारखंड में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा बिहार के अंदर ये आपको मिल जाएगा। बिहार के अलावा
ये उड़ीसा के अंदर ये वन आपको देखने को मिलते हैं। इनकी लकड़ी अच्छी होती है। ये भी रेलवे के स्लीपर है, डब्बे हैं, पुल बनाने के लिए काम में आते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा सागवान। सागवान के वन की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा फैले हुए हैं। इनकी लकड़ी भी काफी मजबूत होती है। ये कहाँ कहाँ होते हैं तो ये विशेषता देखिएगा, एक तो हमारा आ गया दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र आ गया। इसके अलावा देखिएगा एमपी, फिर देखिएगा छत्तीसगढ़ में भी ये होता है। इसके अलावा ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। महाराष्ट्र के अलावा देखिएगा केरल में मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अलावा आप इसको देख सकते हैं उड़ीसा के अंदर। इन क्षेत्रों में ये सागवान के वन हैं जो पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी जहाज, रेल के डिब्बे, फर्नीचर, ये कॉमन सी चीजें हैं, इनके लिए हम इसको काम में लेते हैं। शीशम। शीशम ये काफी इंपॉर्टेंट है। भूरे रंग की कठोर और ठोस लकड़ी होती है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट लकड़ी है क्योंकि इसका जो उपयोग है वो देखिएगा मकान बनाने में होता है। मकानों के अंदर इसके अंदर उपयोग होता है। रेल के डिब्बे भी हम इससे बना सकते हैं। रेल के डिब्बे बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फर्नीचर में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है। फर्नीचर में बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ है तो ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, पंजाब में मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में ये वन जो हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं शुष्क वनों की लकड़ियों की। तो इसमें जो पाए जाते हैं सबसे पहले तो आता है बबूल। बबूल की बहुत सारी किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। इसकी जो उपयोगी चीज है वो है एक तो इसकी छाल और एक इससे मिलता है गोंद। ये दोनों चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी छाल जो है वो चमड़ा रंगने के काम आती है। क्या काम आती है? चमड़ा रंगना हो तो उसके लिए इसके छाल जो है वो काम में आती है, इसलिए ये उपयोगी है। और गोंद खाने के लिए काम में लिया जाता है। इससे देखिएगा देसी दवाइयां भी बनती हैं, इसलिए बबूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं खेर की। खेर भी एक बड़े क्षेत्र में भारत में मिलता है। कृषि उपकरण बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कत्थे का पान है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रंगाई छपाई में भी इसका काफी ज्यादा यूज हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों गौण उपज के विषय में। देखिएगा सबसे पहले गौण उपज हमारी आती है लाख। लाख हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है भारत का एकाधिकार है। इसके अंदर देखिएगा भारत का क्या है, एकाधिकार है, इसलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है लेसिफर लक्का। एक कीड़ा है लेसिफर लक्का। ये बहुत सारे पेड़ों पे होता है, पलाश पे, कुसुम पे, बरगद पे, खेर, घोंट, पीपल। ये बहुत सारे वृक्षों की नरम डालियों को चूसता है और एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। उसी चिपचिपे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। वही लाख के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा लाख उत्पादित करने वाले अगर स्थानों की बात करें तो गुजरात आ गया, गुजरात के अलावा एमपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा, इसके अलावा यूपी, झारखंड के अलावा बिहार, मेघालय, इनके अंदर जो है ये काफी ज्यादा लाख हमें देखने को मिलता है। लाख का उत्पादन होता है। लाख देखिएगा विद्युत निरोधक होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया। इसके अलावा इसको ग्रामोफोन का जो रिकॉर्ड पहले हुआ करता था, पॉलिश है, खिलौने बनाने में, टेलीविजन की ट्यूब बनाने में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाख का उपयोग। इसके अलावा आभूषणों के अंदर भी होता है। यहाँ अपने चमड़ा रंगने के पदार्थ देखते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं चमड़ा रंगने के पदार्थ। अनेक जो प्रकार के छाले हैं जो पत्तियों से प्राप्त करते हैं, उनसे जो है चमड़ा रंगने के लिए अपने काम में लेते हैं। इसके लिए जो मुख्य वृक्ष आगे वो कौन से हो गए? हरड़ हो गया, इसके अलावा बहेड़ा हो गया, बहेड़ा, आंवला, आंवले के अलावा देखिएगा टारवुड, मैंग्रोव, ये बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी जो छाल वगैरह है वो चमड़ा को रंगने के लिए अपने काम में लेते हैं। गोंद भी बहुत सारे वृक्षों से प्राप्त होता है, जिसमें आता है नीम के अलावा देखिएगा पीपल है, इसके अलावा खेरड़ा है, खेरड़े के अलावा कीकर है, बबूल है। इन सभी से जो है
ये जो चिपचिपा पदार्थ है वो काम आता है, चिपकाने के लिए भी काम में आता है और देसी दवाइयाँ भोजन बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हलवा वगैरह भी इससे बनता है, ये आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है। घासें भी बहुत सारी होती हैं, वन उपज के रूप में ही हमें घास भी मिलती हैं। घास में देखिएगा मुख्य कौन कौन सी आती हैं, कई बार पूछ लेता है। खसखस, खसखस भी क्या है, एक घास ही है। इसके अलावा देखिएगा रोशा है, ये भी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अग्नि घास है, मूंज है, मूंज एक बहुत बड़ी घास होती है जिसे हम हाथी घास कहते हैं। ये सारी जो है गौण उपज के रूप में जानी जाती है दोस्तों। तो ये सारी ही जो है वन की उपज के रूप में जानी जाती है। मुख्य उपज और गौण उपज के रूप में हमने देखा था। मुख्य उपज में तो वो थे जिनको पेड़ों को डायरेक्ट रूप में अपने काम में लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से हम इन चीज़ों को काम में लेते हैं। ये गौण उपज हैं दोस्तों, ये उनके साथ में पेड़ तो काम में आते ही आते हैं, ये उनके साथ में जो है फ्री में हमें ये प्रोडक्ट और भी उनसे प्राप्त होता है, जैसे कि गोंद वगैरह हो गया दोस्तों। तो ये आपकी थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ये जो है सारी चीजें आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के जो वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अल्पाइन, मरुस्थलीय, शुष्क हिमालय, आर्द्र हिमालय, बहुत सारे प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। बड़े अच्छे से आपको PDF में दिया गया है, वहां से आप इसको देखिएगा। अगर वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ अधिकतर जो क्षेत्र है वो क्या रह गया, खाली ही है दोस्तों। यहाँ जो है वनों की सघनता आपको देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ मिलती है, या फिर आपको यहाँ वनों की सघनता देखने को मिलती है। ये सारे वर्षा वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहीं पर वन भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करेंगे अगली क्लास के अंदर वन्य जीवन के विषय में, वन्य जीवन को देखेंगे दोस्तों। अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है SST की, तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों। अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप हमारी क्लासों से रेगुलर जुड़ जाएं, अगर आप हमारे साथ में ही जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, इसकी PDF जो है वो आपको हमेशा की तरह हमारी या तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है वो इसकी PDF पूरी रूप से मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।